हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट की। तो यूनिट स्टार्ट होगी हमारी 10 और यूनिट का नाम है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो इसमें सारा का सारा हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में है। तो नर्वस सिस्टम के सारे डिसऑर्डर और सारी की सारी मैनेजमेंट इसके अंदर दी है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम सारा का सारा रिकवर कर चुके हैं इसमें। तो नर्वस सिस्टम के अंदर सारा ब्रेन और स्पाइन कोड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक बात देख लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारे बॉडी फॉर्मेक्स बता रखे हैं ब्रेन के अंदर। ये हमारा सेरिब्रल एरिया है, कॉर्पस कैल्सम है, सेरिबेलम एरिया है, ब्रेन स्टिंग है, पॉन्स वेरियोली है और प्यूटरी ग्लैंड है ये हमारा। और ये वर्टिब्रल कॉलम है क्योंकि ब्रेन की जो हमारी जो ब्रेन का जो कनेक्शन होता है वो सारा का सारा स्पाइन कोड से होता है। ये हमारी नर्व सिस्टम होता है जो पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। तो कुछ हमारा यहाँ से होता है जो कि डायरेक्ट जाता है और कुछ हमारा स्पाइन कोड के जरिए होता है। तो ये हमारी स्पाइन कोड है यहाँ पर। और ये ड्यूरा मैटर यानी कि ये हमारे ब्रेन और स्पाइन कोड के ऊपर पाई जाने वाली लेयर होती है जिसको हम ड्यूरा मैटर, पिया मैटर और आर्कनोइड मैटर हमारी 3 लेयर इसमें पाई जाती हैं। तो ये होता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो हमारी यूनिट है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हेड इंजरी और ब्रेन इंजरी के बारे में है, सीजर, ठीक है, और हेडेक और मेनिंगिट्स यानी कि जो इन्फ्लेमेशन हमारी होती है सारी की सारी, एनकेफेलाइटिस और इनके बारे में जो डिटेल है वो हम इसके अंदर डिटेल करेंगे तब इसमें पता चलेगा। माइथेसिया ग्रेविस होती है, प्रिक्शन डिजीज हमारी जितनी भी होती हैं, गुलिनबेरी सिंड्रोम्स होते हैं या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है, बेला पैल्सी जो हमारा फेस की पैरालाइज या फेस की मूवमेंट्स कम हो जाती है तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। और इसमें हो जाता है हंटिंगटन डिसऑर्डर ऑफ कोरिया स्टॉक्स ऑफ सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट्स, नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर तो लास्ट में होता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं, उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, उनके कोज, उनकी टियोलॉजीज, उनकी सारी की सारी मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहली जो हमारी डिजीज इसके अंदर दी गई है हेड इंजरी और ब्रेन इंजरी है। तो सबसे पहले हम डिजीज के बारे में जानते हैं। तो चलते हैं आगे। तो भाई ये है हमारी सबसे पहली डिजीज जिसका नाम है हेड इंजरी, ब्रेन इंजरी। तो वही हमारे सर की चोट या सर के अंदर जो हमारा हेड स्कैल्प होता है उसके अंदर जो ब्रेन पाया जाता है उसकी किसी प्रकार की चोट होती है तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया है हेड इंजरी किस चीज को रेफर करी है, डैमेज टू एनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द हेड एज द रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा। तो किसी भी चोट का रिजल्ट होता है हमारा हेड इंजरीज होना, यानी कि सर पे चोट लगना, किसी प्रकार का ट्रॉमा हो सकता है ये। तो इट इज मोस्ट ऑफन यूज द रेफर ऑफ द इंजरीज टू ब्रेन। तो ये हमारा रेफर करता है किसी भी ब्रेन की इंजरीज या फिर हमारा जो स्ट्रक्चर्स होता है ब्रेन का उसकी इंजरीज होती है उसी को हम ब्रेन इंजरीज बोलते हैं। और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें बोन भी हो सकती है, मसल्स भी हो सकती है, ब्लड वेसल्स, स्किन, अदर ऑर्गन से और फेस और हेड। तो जो ब्रेन इंजरी हेड इंजरीज हमारी बोली जाती है तो उसके अंदर सारी चीजें आ सकती है। हमारा जो हेड होता है या फिर जो हमारा ब्रेन होता है उस जो जो हेड होता है उसका जो हमारा पूरा का पूरा स्कल होता है यानी कि जो खोपड़ी होती है उसमें बोन में चोट लगना या मांसपेशियों में कोई दिक्कत हो जाना या ब्लड वेसल्स के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत हो जाना या स्किन के अंदर कोई दिक्कत हो जाना या फेस और हेड पे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो जाना तो ये हमारी हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी बोली जाती है। तो हेड इंजरी होती है थोड़ा सा स्कल में होने वाली दिक्कत और ब्रेन इंजरी होती है जो स्पेशल ब्रेन में हो जाती है। तो मसल्स में हो जाती है तो वो भी ब्रेन पे इफेक्ट डालेगी, ब्लड वेसल्स में हो जाती है तो भी ब्रेन के सप्लाई पर असर डालेगी। तो मोस्टली जो हेड इंजरीज जो हमारी होती है उसके जो कोज हमारे होते हैं वो हमारे जो इसमें न्यूमरस केस इंक्लूड मोटर वेसिकल्स एक्सीडेंट एंड फॉल। तो मोस्टली हमारे जो हेड इंजरी जो होती हैं वो उनमें क्या चीजें इंक्लूड होती है, या तो मोटर व्हीकल से गिरना या फिर किसी एक्सीडेंट का हो जाना, किसी एक्सीडेंट की वजह से गिर जाना यानी व्हीकल से गिर जाना या छत से गिर जाना, कहीं से भी फॉल यानी कि कहीं से भी गिर जाना। तो इसी वजह से हमारी जो हेड इंजरी होती है, चाहे चक्कर आके गिर जाए इंसान या पैर फिसल के गिर जाए या किसी भी तरीके से गिर जाना मतलब, तो उससे हमारी हेड इंजरी जो होती है रीजन बनती है हेड इंजरी का। ठीक है, तो डेफिनेशन इसमें इंजरीज की बताई गई है। ये जो इन्वॉल्वमेंट होती है ट्रॉमा टू स्कल्प और इसमें स्किल एंड ब्रेन। तो इसमें जो हमारी जो चोट होती है उसमें हमारा ट्रॉमा शामिल होता है स्कैल्प का, यानी कि जो खोपड़ी होती है उसका ट्रॉमा शामिल होता है, स्कल और ब्रेन की जो चोट होती है वो शामिल होती है इसके अंदर। एटियोलॉजी में इन्होंने दिया गया है, इसमें मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, नॉर्मल एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, फॉल्स और कहीं से भी गिरने पर हो सकता है, गिरना कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट भाई इसमें आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरीज। तो इसमें इंजरीज के जो मैकेनिज्म होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। मैकेनिज्म जो होते हैं सबसे पहले इसमें आ जाता है एक्लेरेशन। ठीक है, तो एक्लेरेशन में क्या हो जाता है, एक्लेरेशन में आ जाता है जब हेड फिक्स होता है और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो मूव होते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, जो हेड है वो अपनी जगह पर है लेकिन जो दूसरी चीजें हैं वो मूव करती हैं, गतिशील हो जाती हैं। डिक्लेरेशन में क्या हो जाता है, इसमें हेड तो मूव करता है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है दूसरी चीजें हैं वो हमारी फिक्स रहती हैं, एक ही जगह रहती हैं। और डिफॉर्मेशन में क्या जाता है, डिफॉर्मेशन में रेफर करती है उस इंजरीज को जिसमें फोर्स जो रिजल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रेशर वाले होते हैं, फोर्स वाले होते हैं। डिफॉर्मेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीग्रिटी टू द इंपैक्टेड बॉडी पार्ट्स एंड स्कल फ्रैक्चर्स। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमारा
डिफॉर्मेशन हो जाती है, डिस्ट्रक्शंस यानी कि चीज़ों का अपनी तरफ तरीके से स्थगित ना हो जाना, स्किन की इंटीग्रिटी हो जाना, या बॉडी के जो हमारे पार्ट होते हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे स्कल फ्रैक्चर यानी कि हड्डी के बीच में दरार आ जाना या हड्डी का टूट जाना। तो इस तरीके की जो चोट होती है वो डिफॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा ढांचा है उसमें किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी आ जाना। तो ये हमारे इंजरी के मैकेनिज्म होते हैं। तो ब्रेन इंजरीज में इन्होंने दिया है, ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज बोली जाती है, टीबीआई के नाम से भी जानी जाती है ये। तो ट्रॉमेटिक जो इंजरीज जो हमारी होती है ये भी हमारी हेड इंजरी होती है। अगर ये टीबीआई बोला जाता है, टीबीआई में ब्रेन आ जाता है, लेकिन बोली तो हेड इंजरी जाएगी। और इसमें जो नॉर्मल जो ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो जैसे ट्रॉमा की वजह से जो ब्रेन के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ब्रेन इंजरीज क्या बोलेगा कि स्कल में किसी प्रकार की जब चोट लग जाए और हमारा जो ब्रेन है वो फंक्शन करना कम कर दे या फंक्शन करना बंद कर दे, तो वो हमारा क्या बोला जाएगा, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज बोली जाती है। तो नेक्स्ट इसमें हमारी टाइप आ जाती है कि हमारी ब्रेन की इंजरीज की कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉन्कजन्स आ जाता है इसमें। तो कॉन्कजन्स में हमारी जो ट्रांसेंट जो हमारी चीजें होती है, इंफ्रैक्चर ऑफ द ब्रेन एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चरल इंजरीज नोटेड टू रेडियोग्राफी। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है वो नहीं हो पाती हैं, और जो स्ट्रक्चरल इंजरीज जो है वो इसमें हो जाती हैं, लेकिन रेडियोग्राफी कराते हैं तो उसमें नोट नहीं होती हैं चीजें। ठीक है, दूसरी इंजरी हमारी किस प्रकार की होती है, सेरिब्रल्स कॉन्स्टिट्यूशंस। तो सेरिब्रल कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या हो जाएगी, इसमें जो ब्रेन है उसमें स्वेलिंग एसोसिएट हो जाती है, यानी कि सूजन हो जाती है। तीसरा हमारा इंट्रा सेरिब्रल से जो हेमाटोमा हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर, और जो टिश्यूज हैं उसमें कंप्लीटली एसोसिएट हो जाता है एडिमा। तो उसमें चोट तो लगेगी, उसमें ब्लीडिंग भी होगी और उसमें सूजन भी हो जाएगी। तो ये इंट्रा सेरिब्रल हेमाटोमा इसको बोला जाता है। और एपिड्यूरल हेमाटोमा किसको बोला जाएगा, एपिड्यूरल क्या, ड्यूरा क्या है, हमारी लेयर है। तो ड्यूरल स्पेस जो है वो हमारी लेयर का स्पेस होता है। तो ब्लड इसमें बिटवीन किसके हो जाएगा, इनर टेबल टू स्कल एंड ड्यूरामेटर। तो हमारा जो स्कल होता है, ड्यूरामेटर जो लेयर होती है उसके बीच में ब्लड अगर आ जाता है तो हमारी क्या हो जाती है, एपिड्यूरल हेमाटोमा हो जाती है। सबड्यूरल हेमाटोमा किसको बोला जाएगा, ब्लड बिटवीन द ड्यूरा एंड आर्कोनाइड्स कॉज्ड बाय द वेनियस ब्लीडिंग। जब वेनियस का जो ब्लड होता है और वो हमारा ड्यूरा हमारी लेयर और हमारी आर्कोनाइड लेयर जो होती है, जब उसके बीच में ब्लीडिंग हो जाए या ब्लड इकट्ठा हो जाए तो उसको सबड्यूरल हेमाटोमा बोला जाता है। तो ये हमारी ब्रेन इंजरीज की टाइप है। तो ब्रेन में चोट लगने की वजह से या ब्रेन में चोट लगने से ये कंडीशन जो हो जाती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखेंगे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो ये तो पता ही है, माइल्ड में क्या हो जाता है, इसमें जो कॉन्सियसनेस है उसका जो लॉस होता है वो 15 मिनट तक होता है। ठीक है, और मॉडरेट जो होता है उसमें कॉन्सियस लॉस जो है वो 6 घंटे का हो सकता है। और सीवियर जो प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें जो हमारा कॉन्सियस लॉस जो होता है वो ग्रेटर हो जाता है, यानी कि 6 घंटे से भी ज्यादा टाइम का हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाता होता है इसमें। तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारी आ जाती हैं रेस्पिरेशन में भी नॉर्मल। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करेंगे तो सांस हो सकता है बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा हो, बिल्कुल सामान्य हो। प्यूपिल्स भी यूजुअली स्मॉल, और जो प्यूपिल जो हमारी आंखों का जो प्यूपिल्स एरिया होता है वो बहुत छोटा हो सकता है। हेडेक हो सकता है, बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, या फिर वर्टाइगो पेन्स को भी आप देखेंगे। वर्टाइगो यानी कि जो हमारी गर्दन के जो दूसरी साइड हमारी होती है। तो कोमा की कंडीशन हमारी इसमें इसके अंदर हो जाती है। अलर्टेड हमारी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमारा हो सकता है। तो जो जो हमारा कॉन्शियस लेवल है वो बहुत ही लो हो जाएगा। लॉस ऑफ नॉर्मल आईज मूवमेंट, और हमारी जो आईज की जो मूवमेंट है उसमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा नॉर्मल। और एलिवेशन यानी कि वॉरी, डिस्टर्ब या रेस्टलेसनेस आप हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, और आरामदायक स्थिति आपकी नहीं रहेगी। और सडन ऑनसेट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट। तो इसमें अचानक से न्यूरोलॉजिकल जो हमारी चीजें होती है, नर्वस सिस्टम का जो काम करने का तरीका होता है वो अचानक ही कम हो सकता है। तो आगे देखते हैं इसमें। तो भाई इसमें हमारा अगला पॉइंट है कार्डियक एरिथमिस। ठीक है, तो इसमें हमारा कार्डियक एरिथमिस में हो जाता है, इसमें हार्ट के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाना। ठीक है, और 3 इंडिकेट लीकेज ऑफ सीएसएफ एंड ईयर ड्यू टू द पोस्टीरियर फोसा स्कल फ्रैक्चर। तो इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सीएसएफ का लीकेज हो जाती है, या फिर हमारा जो पिछला हिस्सा होता है हमारे स्कल का उसमें किसी तरीके का फ्रैक्चर हो जाना। ठीक है, अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाना, हमारी कोंगुलोपैथी यानी कि किसी प्रकार के क्लोट वगैरह हो जाना, और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसका चेंज होना। तो ये सारे के सारे हमारे रहते हैं रीजन। तो आगे आ जाते हैं हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हमारे हिस्ट्री कलेक्शन तो सभी में मोस्टली होता ही है, सीटी स्कैन कराना होता है, रेडियोग्राफी, फिजिकल एग्जामिनेशन और एमआरआई। तो ये सारे के सारे टेस्ट कराए जाते हैं जिससे हम इंजरीज का जो लेवल होता है या इंजरीज होती है उसका पता लगा पाते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है इसमें, तो कॉम्प्लिकेशंस में चीजें आ जाती है जब आईसीपी बढ़ जाता है, इंट्राकैरनल जो प्रेशर होता है हमारा वो जब ज्यादा बढ़ जाता है, और हाइड्रोकेफलस हो जाता है, या ब्रेन में हिमरेशन हो जाता है यानी कि ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल और डिफिशियंट्स। तो इसमें परमानेंट यानी कि हमारा जो न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम में परमानेंट कुछ
प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना कॉग्निटिव, मोटर और सेंसरी स्पीच, तो बोलने में या फिर हमारी जो संज्ञात्मक जो चीजें समझाने में, या मोटर और सेंसरी जो हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है और बोलने का हो या फिर वो किसी भी तरीके का हो, तो उसमें परमानेंट प्रॉब्लम या हो जाना या कमी हो जाना किसी भी तरीके की। नेक्स्ट इसमें आ जाता है न्यूरो बिहेवियर से जो हमारा अलर्टेशन होता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम से लेकर के जो नर्वस सिस्टम का जो काम करने का जो बिहेवियर करने का जो तरीका होता है, तो उसमें इम्पल्सिटी आ जाती है, यानी कि इम्पल्सिटी का मतलब हो जाता है एक तो इम्पल्स होना, यानी कि उसका स्थिर होना, उसका गतिमान होना, एक इम्पल्स होता है इन इम्पल्स होता है जिसकी गति कम हो जाना। ठीक है, इनहेबिटेड की चीजें हो जाती हैं इसके अंदर, या अचानक से इसमें एग्रेशन हो जाता है, और इमोशनल जो हमारी लेबिलिटी होती है वो हो जाती है इससे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है ये आती है हमारी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसके अंदर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हमारी आ जाएगी सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट आएगी। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे एंटी सीजर मेडिसिन हैं वो पेशेंट को दी जाती है, जिसमें आ जाती है हमारी पेनाइटॉन्स, ठीक है, हिस्टामिन सी, और हमारी एंटागोनिस्टिस हो जाती है जो हमारी स्ट्रेस और जो हमारे जो अल्सर होते हैं उनको रिड्यूस करने का या उनके खतरे को कम करने का काम करते हैं। तो हिस्टामिन एलर्जी के लिए तो होती है। ठीक है, माइल्ड एनालिसिस दी जाती है जो पेन किलर होते हैं दर्द में दी जाती है। एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है जो हमारे सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होता है उसमें रोकथाम के लिए काम आती है। ऑस्मेटिक ड्यूरेटिक दी जाती है, वही ये हमारे मैंथोल टू रिड्यूस आईसीपी, तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने का, खत्म करने का काम करती हैं। और इसमें दिया जाता है हमारा डेक्सा मैथोसोन जो कि एक स्टेरॉइड होता है। तो डेक्सा जो दिया जाता है ये किस केस में दिया जाता है, जिसमें आईसीपी बढ़ा हुआ हो उसमें, यानी कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो बढ़ा हुआ होता है, तो उस केस में ये ड्रग्स जो है, ये स्टेरॉइड जो है, ये हमारा दिया जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारा कैर्नियोटॉमी होती है। तो इसमें क्या आ जाता है, रिमूव किया जाता है हेमास्टोमा और इंसेशंस ऑफ द कैनियम। तो हमारा जो एरिया होता है कैनियम्स का, वहां पर हेमाटोमा यानी कि ब्लड क्लोट या ब्लड का कुछ चीजें हो जाती है, तो उसको रिमूव किया जाता है चीरा लगा करके, तो हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें डाइटरी मैनेजमेंट। तो डाइटरी में क्या करेंगे, एनपीओ। तो एनपीओ में आ जाती है नथिंग बाय माउथ, यानी कि जो मुंह से जो दवाइयां नहीं दी जाती, या मुंह से जो डाइट नहीं दी जाती, खाना जो नहीं दिया जाता है अंटिल पैरालिसिस रिटर्न्स। ठीक है, पैरालिसिस रिटर्न्स नहीं हो जाती जब तक मुंह से खाना नहीं दे जाते। पैरासाइटिक हमारी एक मूवमेंट्स होती है जिससे हमारा खाना नीचे की तरफ जाता है। जब तक वो मूवमेंट दोबारा से नहीं स्टार्ट हो जाती तब तक हमारा जो है मुंह से खाना नहीं देना होता। इंटरनल ट्यूब फीडिंग होती है विद हेड एलिवेटेड पोजीशन। तो गर्दन को उठा करके जो ट्यूब होती है फीडिंग की वो हमारी डाली जाती है और उससे खाना दिया जाता है, और एलिवेटेड पोजीशन इसमें रखनी होती है। तो नेक्स्ट हमारा होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारी आ जाती है नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारी आ जाएगी ओपन वुंड शुड बी द कवर्ड बाय द प्रेशर अप्लाइड टू कंट्रोल ब्लीडिंग। तो इसमें क्या होता है, जो ओपन यानी कि जो हमारे खुले हुए जो घाव होते हैं शुड बी कवर्ड, उनको ढकना चाहिए और प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। ब्लड जो हमारी ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रेशर अप्लाई करना चाहिए और घाव जो है वो ढकने चाहिए। ठीक है, क्लीन करना चाहिए, वुंड को अच्छी तरीके से क्लीन करना चाहिए और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो है वो लगाना चाहिए। ठीक है, चेक करना है एबीसी यानी कि एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन जो होता है वो हमारा अच्छे तरीके से हमने तरीके से चेक करना है पेशेंट का, और मेंटेन करना है पेशेंट को अच्छी तरीके से। ठीक है, मैनेज करना है आईसीपी और सेरेब्रल एडिमा। तो हमारा आईसीपी इंट्राकर्नल प्रेशर जो है, जो सेरेब्रल एडिमा है यानी कि जो सूजन है उसको भी मैनेज करना है। सर्जरी करनी है एलिवेटेड इंट्राकर्नल और हेमाटोमा। तो इसमें जो सर्जरी है हमारी इंट्राकैनल में किसी प्रकार का ब्लड ब्लीडिंग होना या क्लोट हो जाना, ब्लड का इकट्ठा हो जाना, तो उसके लिए सर्जरी की जाती है। मेक करना हमारा ग्लास ग्लोकोमा स्केल्स। ग्लास ग्लोकोमा स्केल्स मानसिक स्थिति का जो मापदंड होता है, मेजरमेंट है, वो की जाती है। तो वो भी हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो इसमें डेटमाइन सीएसएफ, तो हमने सीएसएफ का देखना है भाई। सीएसएफ फ्लूड होता है हमारा, जो कैनल जो फ्लूड पाया जाता है हमारा ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला फ्लूड होता है जो हमारा साइनोविल फ्लूइड बोला, सेरेब्रल साइनोविल फ्लूइड हम जिसको बोलते हैं। तो इसमें मॉनिटर करना है न्यूरोलॉजी के जो हमारा स्टेटस है पेशेंट का, वो भी चेक करेंगे कि नर्वस सिस्टम जो है किस तरीके से और कितना काम कर रहा है। नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारे नर्सिंग डायग्नोज। तो नर्सिंग डायग्नोज में अलर्ट टिश्यू परफ्यूजन से रिलेटेड हमारा जो हाइपोटेंशन है यानी कि बीपी का बिल्कुल कम हो जाना, हेमाटोमा हो जाना, ब्लड का इकट्ठा हो जाना, क्लोट हो जाना, इंट्राकर्नल हमारी हेमरेज या ब्लीडिंग है, तो इससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें डायग्नोज करनी है। दूसरा टेम्परेचर से रिलेटेड हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो डिस्टर्ब होता है उसको भी आप देखेंगे अच्छी तरीके से। और इनइफेक्टिव एयरवे क्लीननेस से रिलेटेड टू कोमा ब्लीडिंग इनटू एयरवे। तो इसमें इनइफेक्टिव एयरवे जो हमारा होता है उसमें जो उसकी क्लियरनेस होती है, जो उसका साफ होना होता है, या फिर कोमा की जो कंडीशन होती है, या फिर एयरवे से किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है किसी भी तरीके की, तो उसको भी हम देखेंगे। ये हमारा नर्सिंग डायग्नोज के अंदर देखा जाएगा। तो आगे देखते हैं इसमें कुछ और है हमारा। तो भाई कुछ और भी पॉइंट है हमारे डायग्नोज को लेकर के। तो ये हमारे इसमें आ जाता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में आप जो देखेंगे।
ठीक है। बॉडी की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उससे रिलेटेड, मतलब कि जो हमारा बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लॉस हो जाता है हमारा न्यूट्रिशन का, तो उसमें इम्बैलेंस हो जाना वो भी देखेंगे। फेरेंगल रिलैक्स कोमा देखेंगे, तो कोमा कंडीशन या हमारी जो फेरेंस होती है उसके रिलैक्सेशन से जो चीजें वो भी हमें चेक करनी है। और जो ओपन इंजरीज है उसमें इन्फेक्शन से रिलेटेड देखेंगे कि घाव जो है, चोट जो है खुली है तो उसमें इन्फेक्शन कैसे है, कितना है, क्या है, कैसे ट्रीटमेंट करना है। हाई रिस्क देखना है हमने, रेस्टलेसनेस और कंफ्यूजन जो है उससे रिलेटेड हमारे जो खतरे हैं उनको भी चेक करेंगे। और जो हमारी लॉस ऑफ मसल स्टोन, जो हमारा रिफ्लेक्शन है उससे रिलेटेड, हमारा कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड यानी कि कब्ज की समस्या से रिलेटेड, जो हमारी मांसपेशियां, जो हमारी मसल्स हैं उनका जो रिफ्लेक्शन है उससे रिलेटेड चीजें हम सारी देखेंगे। यूरिनरी एलिमिनेशन इम्प्रेड रिलेटेड टू अलर्टेड कॉन्सियसनेस, तो इसमें जो हमारा यूरिनरी एलिमिनेशन होता है यानी कि यूरिन को पास आउट करने का जो हमारा सिस्टम होता है उससे रिलेटेड जो हमारा कॉन्सियसनेस होती है, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और वही स्लीप पैटर्न देखेंगे कि हमारा स्लीप पैटर्न जो है वो किस तरीके से डिस्टर्ब है, उससे रिलेटेड हमारी कौन कौन सी चीजें हो जाती है, सारी के सारे आरईएम स्लीप जो हमारा बोला जाता है असेसमेंट करने का एक तरीका होता है। आरईएम जो है वो हमारे स्लीप पैटर्न को और स्लीप की कंडीशन को बताने का एक मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हमारी फिजिकल मोबिलिटी से रिलेटेड चीजें देखेंगे, मोटर और सेंसरी डिफिसिट ऑफ कोमा, ठीक है। तो सेंसरी जो हमारा वर्क होता है हमारे नर्व सिस्टम का, उसकी कमी के कारण कोमा की जो चीजें होती हैं या फिजिकल मोबिलिटी है उसका कम हो जाना, उसकी हानि हो जाना, ये सारी चीजें देखेंगे। डिफिशियंट फ्लूड वॉल्यूम से रिलेटेड हमारी इनएबिलिटी देखनी है, टेक फ्लूड बाय माउथ, तो जो फ्लूड होता है माउथ से जो फ्लूड लिया जाता है उसमें जो इनएबिलिटी होती है तो उससे रिलेटेड हमारी फ्लूड वॉल्यूम की कमी हो जाती है, ठीक है। तो जो हम जितना लिक्विड हम वैसे नॉर्मली लेते हैं वैसे नहीं ले पाते हैं, तो उससे रिलेटेड चीजें देखेंगे। रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इमोबिलिटी, तो इसमें हमारी इमोबिलिटी जरूर यानी कि गतिशीलता में हानि जो हो जाती है, हमारी जो स्किन की जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से होने वाले जो खतरे होते हैं उसके बारे में भी आप देखेंगे, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे हमारे हेल्थ क्राइसिस जितने भी हैं उसमें हमारा फैमिली प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी हेल्थ क्राइसिस आते हैं उनके बारे में भी हमने देखना है। और रिस्क जो हमारा सीजर होता है उससे रिलेटेड हमारा जो इंट्रा कैर्नल ब्लीडिंग है या फिर इंफेक्शन है, ट्रॉमा है, हाइपोक्सिया है, इंजरीज है हमारी ब्रेन की, तो उससे रिलेटेड जो हमारा दौरे वगैरह पड़ते हैं उसकी जो कारण है वो भी हम इसमें समझेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू न्यू प्रोसेस ऑफ द ट्रीटमेंट एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम, तो हमने इसमें सारी की सारी जो नॉलेज है हमारे जो ट्रीटमेंट के प्रोसेस से लेकर के जितनी भी नई चीजें उन सारी चीजों को जानना है और उनकी कमियों के अभाव को समझना है। तो ये हमारी डिजीज यहाँ पर होती है कंप्लीट। मिलते हैं नई वीडियो में और नेक्स्ट डिजीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।